Hello students, I hope that you all are fine. So today we are going to start chapter number 2 in history of social science from class 7. In the earlier video when we discussed about the first chapter of history, I told you that medieval period was started from 700 CE to 1700 CE. 700 कॉमन एरा से लेकर या 700 एडी से लेकर 1700 एडी तक हमारा मेडिवल पीरियड चला। मेडिवल पीरियड को दो हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा था 700 से 1200 CE तक, जिसको हमने कहा अर्ली मेडिवल पीरियड। उसके बाद लेट मेडिवल पीरियड, जिसको हमने कहा 1200 से 700 CE तक। तो इस इंडियन हिस्ट्री को जो मेडिवल पीरियड है, इसमें जो अर्ली पीरियड था, इसमें कुछ डायनेस्टीज़ उभरी, कुछ डायनेस्टीज इसमें थी। मान लो हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था, तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो उस समय कुछ डायनेस्टी थी जो लास्ट हो रही थी, जिसका एंड हो रहा था। लेकिन अर्ली मिडिवल पीरियड में जो डायनेस्टी उभरी वो पाल्स, प्रतिहार्स, राष्ट्रकूट्स, चोलाज या अर्ली राजपूत्स, इन्होंने भारत पर राज किया। जैसे जैसे मिडिवल पीरियड बढ़ता गया और लेट मिडिवल पीरियड आया, दैट मीन्स यू कैन से आफ्टर 1200। सो 1200 कॉमन एरा से अब यहाँ पर तुर्कों ने आना शुरू कर दिया। तुर्कों के बाद मुग़ल आए, तो इस तरह दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और आप देखोगे कि एंड में सिर्फ मुग़ल एम्पायर ही पूरे उसमें देखा जाने लगा। तो ये था जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। उसके अलावा कुछ लिटरेचर्स हमने पढ़े थे, उसके अलावा कुछ स्क्रिप्चर्स हमने पढ़े थे, बायोग्राफीज हमने पढ़ी थी। ये सब हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था। ठीक है, तो अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए नाउ वी विल मूव ऑन द सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर में हम जानेंगे न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में। भाई जो नए नए राजा बने और नया नया साम्राज्य स्थापित किया, उन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है बच्चों जी। तो अब आप देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा समझिए। एक क्विक ग्लांस ये देखो, इसमें हम पढ़ेंगे राइज ऑफ न्यू किंगडम्स, कैसे कैसे नए जो एम्परर थे, जो शासक थे, वो उभरे। द राजपूत, प्रतिहार, पाल्स और रूलिंग डायनेस्टी बिहार और बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। और जो मेजर अचीवमेंट्स किसके, चोला किंगडम के। अभी मैंने आपको डायनेस्टी बताई थी जो फर्स्ट चैप्टर में, कि पाल डायनेस्टी, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ठीक है, और चोला डायनेस्टी और कुछ राजपूत, इनके बारे में हमें पढ़ना है अर्ली मिडिवल पीरियड में। तो शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, जो कि आपका 8th सेंचुरी, दैट मीन्स 700 से 12th सेंचुरी तक समय होता है, 1200 तक। न्यू डायनेस्टीज इमर्ज, नए नए डायनेस्टी उभरी, नए नए वंशज उभरे अलग अलग हिस्से में भारत के। ऑल दिस डायनेस्टीज सून एक्वायर्ड पावर एंड वेल्थ एंड बिल्ड देयर एम्पायर्स। और इन लोगों ने, जो ये डायनेस्टी, जो वंश उभरे थे, इन्होंने बड़े जल्दी ही भारत के अलग अलग हिस्से पर अपने शासन स्थापित कर दिया, पैसा कमा लिया और ताकत भी बढ़ा ली। वेरियस रूलर्स कंटिन्यूअली फाउट विद ईच अदर टू गेन कंट्रोल ऑफ मोर लैंड एंड टू इंक्रीज देयर वेल्थ। अब सारे राजा आपस में लड़ते रहते थे, सारे राजा जितने भी राजा थे आपस में लड़ते रहते थे, अपनी जगह बढ़ाने के लिए, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, अपना अधिकार बढ़ाने के लिए। उदाहरण के लिए दंती दुर्ग एक जगह है, दंती दुर्ग को हराया चालुक्यों ने, दंती दुर्ग को चालुक्य ने हराया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। और वहाँ पर एक फाउंडेशन, एक नींव रखी गई राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। ठीक है, फ्रॉम अबाउट 750 टू 1200 सी, 750 से लगभग 1200 तक एक नंबर ऑफ राजपूत किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। कुछ राजपूत किंगडम एग्जिस्टेंस में आए, ये भी सामने उभर कर आए। राजपूत का मतलब जो है वो है संस्कृत में राजा पुत्र, राजा पुत्र की जो राजा का पुत्र है, जो राजा का पुत्र है उसको कहते हैं राजपूत, सन ऑफ ए किंग। दे बिलीव्ड देमसेल्व्स टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ द सन गॉड सूर्यवंश
या मूनगोड, चंद्रवंश और फ्रॉम एंशिएंट किंग्स। इनका मानना ये था, दे बिलीव, विश्वास करते थे कि जो हम वंशज हैं, हमारे पूर्वज ये तो सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी थे। जैसे मान लो आपको पता है कि हमारे जो राम के वंशज हैं, जो दशरथ थे, ये सूर्यवंशी थे। ठीक है, इस तरीके से वंश में बांटा गया। तो इनको लगता था कि हम कहीं ना कहीं सूर्यवंशी या चंद्रवंशी या और जो पुराने राजा हुए हैं उन वो हमारे पूर्वज रहे हैं। अमंग ऑल द राजपूत किंगडम्स द चहामानस और द चौहान्स, चौहान्स को चहामानस भी कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहे हैं। चौहान्स सबसे प्रभावशाली रहे हैं। राइज ऑफ न्यू किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो किंगडम मैंने आपको बताए, राष्ट्रकूट बताए, गुर्जर प्रतिहार बताए, पाल बताए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे समय समय पर इनका अपना अपना जो शासन था वह बढ़ता गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। इस तरीके से ये हम इस चीज़ में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रकूट की शुरू करते हैं। राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी, ये दक्कन में फैलना शुरू हुए, दक्कन में इनका राइज होना शुरू हुआ। दक्कन आपको पता है कि जो आपका ये नीचे का हिस्सा है ना, ये जो आपका नीचे का हिस्सा ये दक्कन प्लेट्यू है। क्या है? ये दक्कन प्लेट्यू है। तो दक्कन में इनका राइज होना स्टार्ट हुआ। इन द अर्ली स्टेज, शुरुआत में दे वर द सबॉर्डिनेट्स ऑफ चालुक्याज ऑफ कर्नाटका। अब जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, ये बेसिकली सामंत थे किसके? चालुक्य। जो कर्नाटक में चालुक्य डायनेस्टी थी उसके ये क्या थे? सामंत थे, मतलब उनके लिए काम करते थे। इन द मिड 18, जैसे 18वीं शताब्दी आई, उसमें दंतिदुर्ग द फाउंडर ऑफ दिस किंगडम ओवर थ्रू द चालुक्यन किंग कीर्तिवर्मन एंड टुक ओवर हिज किंगडम। अब जो चालुक्य डायनेस्टी था उसका जो राजा था कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन को राष्ट्रकूट जो उनका एक सामंत था, इसका नाम दांतिदुर्ग, एक सामंत था जिसका नाम था दांतिदुर्ग। दांतिदुर्ग ने कीर्तिवर्मन को हराया और कीर्तिवर्मन से उसका साम्राज्य छीन लिया। आफ्टर दिस, इसके बाद ही परफॉर्म्ड रिचुअल, और इसके बाद उसने क्या किया? एक कर्मकांड कराया, एक बड़े पूजा पाठ की कर्मकांड कराया। उस कर्मकांड को कहते हैं हिरण्यगर्भ। क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ। दिस रिचुअल परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मण्स वाज थॉट टू लीड टू द रिबर्थ ऑफ द सैक्रिफाइसर एज ए क्षत्रिय। और ये जो हिरण्यगर्भ जो कांड होता था, कर्मकांड होता था, इसका मतलब था कि पुनर्जन्म लेना। मतलब किसी व्यक्ति का कोई ये कराता है, इसका मतलब वो पुनर्जन्म ले रहा है, और पुनर्जन्म ले रहा है वो एक बलिदानी के तौर पर, यह एक क्षत्रिय के तौर पर, कि यह कराने के बाद वह इंसान क्षत्रिय कुल का बन गया, क्षत्रिय कुल का वह बन गया। ये होता था इसका मतलब। तो हिरण्यगर्भ आप बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे भी। ठीक है। इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ, दैट मीन्स कि वह बर्थ से क्षत्रिय ना हो। भाई अगर बर्थ से, जन्म से क्षत्रिय होगा तो फिर तो उसको हिरण्यगर्भ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वह जन्म से क्षत्रिय नहीं है तो वह हिरण्यगर्भ कर्मकांड कराकर अपने आप को क्षत्रिय वंशज में बदल सकता है, क्षत्रिय कुल में बदल सकता है। दिस टेरिटरी ऑफ राष्ट्रकूट्स रीच इट्स हाइट अंडर द रूल ऑफ अमोघ वर्ष। ठीक है, किसने किया था? दंतिदुर्ग ने। लेकिन उस समय शुरुआत हुई थी अपनी चरम सीमा पर, जब हर जगह इसकी सफलता की ऊंचाई होने लगी तो सफलता में जो पहुंचा, सबसे ज़्यादा यह पहुंचा अमोघ वर्ष नामक एक राजा थे इनमें ही, उनके द्वारा। उनका जो समय था उस समय में इसने बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की, बहुत ज़्यादा अपना शासन को बढ़ाया। द राष्ट्रकूट रूल इन द दक्कन लास्टेड टिल द एंड ऑफ 10th सेंचुरी। और राष्ट्रकूटों ने जो दक्कन में राज किया वो लगभग 10वीं शताब्दी के अंत तक किया। 10वीं शताब्दी के अंत तक इन्होंने वहाँ पर राज किया। द रॉक कट केव टेम्पल्स एट द एलोरा एंड एलिफेंट इन महाराष्ट्र वर बिल्ट बाय राष्ट्रकूटास रूलर्स। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप इससे पहले वाले पेज पे देखोगे, कुछ केव्स यहाँ पर दिखाई गई हैं आपको, कुछ केव्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये आप देखो, ये एलिफेंटा और एलोरा केव्स हैं जो कि राष्ट्रकूट वंशज ने बनवाए थे, राष्ट्रकूट वंशज ने बनवाए थे। अब आपको बताया मैंने कि जो एलोरा और एलिफेंटा जो ये केव्स हैं ये आपकी महाराष्ट्र में, कहाँ पर है?
महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग गुर्जर प्रतिहार के लिए। किस पर आते हैं? गुर्जर प्रतिहार। अब इसमें देखो मिहिर भोज, अब ये मिहिर भोज क्यों दिया हुआ है इसको समझिए। गुर्जर प्रतिहार वर लोकल ऑफिशियल्स हु ग्रेजुअली एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन वेस्टर्न इंडिया, गुजरात एंड राजस्थान। हमने पढ़ा राष्ट्रकूट कहाँ पर था? दक्कन में था। कहाँ पर था? दक्कन में। लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंशज कहाँ पर है? ये वेस्टर्न इंडिया में इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। वेस्टर्न इंडिया का मतलब ये आपका है गुजरात और राजस्थान। कहाँ पर था? गुजरात और राजस्थान में इनका साम्राज्य था। दी प्रतिहार्स केम इनटू प्रोमिनेंस विद देयर किंग नागभट्ट प्रथम या नागभट्ट फर्स्ट। 730 कॉमन एरा से लेकर 760 कॉमन एरा तक अगर हम बात करें, प्रतिहार जो वंशज था इसके जो राजा थे नागभट्ट फर्स्ट, इनके समय में यह बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचा था। डिफेंडेड वेस्टर्न इंडिया, इन्होंने मतलब इतना ज़्यादा एरिया अपना बढ़ा लिया था कि सिंध से लेकर और राजस्थान तक, सिंध से लेकर और राजस्थान तक इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। और सिंध में उस समय एक अरब घुसपैठिया था, उसका वहाँ पे शासन था, तो उसको हराकर इन्होंने सिंध तक अपना जो क्षेत्र था वह बढ़ा लिया था। किसने? नागभट्ट फर्स्ट ने। बेटा ये फर्स्ट सेकंड ध्यान रखना, क्योंकि ये जो फर्स्ट सेकंड है ये अलग अलग लोग हैं, एक लोग नहीं है। मान लो नागभट्ट फर्स्ट है, वो काम कर रहे हैं, उनके पोते हुए या उनके पोते के बेटे हुए, पड़पोते हुए, उनका नाम नागभट्ट सेकंड रख दिया। तो आपको फर्स्ट और सेकंड का पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। He was well known for his repeated resistance to the Arab invasions. मिहिर भोज was the greatest ruler of this dynasty. अब जो प्रतिहार वंश था, इस प्रतिहार वंश के सबसे ज़्यादा महान शासक जो हुए हैं उनका नाम बताया गया है मिहिर भोज। क्या नाम बताया गया है? मिहिर भोज। तो ये नाम आप याद रखेंगे कि मिहिर भोज किस वंशज के राजा थे। He rebuilt the empire and again conquered Kannauj, which remained the Pratihar's capital for nearly a century. अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि भाई कन्नौज के लिए ना बहुत लड़ाई हुई हैं। कन्नौज को अपनी अपनी राजधानी बनाने के लिए बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। तो जो ये हमारे मिहिर भोज थे, इनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इन्होंने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी, प्रतिहार वंशज के राजधानी बनाने में सफल हुए। लेकिन हाँ, लगभग हुए 1 सेंचुरी के आसपास तक। ठीक है, कौन? मिहिर भोज। कौन? मिहिर भोज। ठीक है। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम काठियावाड़ टू बिहार। अब क्या हुआ? अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि जो नागभट्ट थे इन्होंने सिंध से राजस्थान तक कर दिया था, लेकिन अब मिहिर भोज ने और ज़्यादा सफलता प्राप्त की और इन्होंने काठियावाड़ से लेकर और बिहार तक अपना साम्राज्य फैला दिया। ही टुक द टाइटल ऑफ आदिवरा। इनको एक टाइटल दिया गया आदिवरा। क्या टाइटल दिया गया? आदिवरा। इट हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन्स। और इस टाइटल को उनके जो सिक्के, उन्होंने सिक्के जो चलाए थे उन पर इसको इंस्क्राइब किया गया, उस पर इसको उतारा गया, छापा गया। ही लेफ्ट अ पावरफुल किंगडम कंप्राइजिंग ऑफ मालवा एंड पार्ट्स ऑफ राजपुताना एंड गुजरात टू हिज सक्सेसर। अब इन्होंने अपने वंशज को, जो इनके बाद राजा बने प्रतिहार वंश के, उनको इन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य फैला कर दिया। उसमें मालवा का क्षेत्र भी था, राजपुताना के कुछ पार्ट्स थे और गुजरात, ये इलाके इन्होंने अपने वंशज को जीत कर दिए। इतना बड़ा साम्राज्य इनके वंशज को मिला, जबकि इनको इतना नहीं मिला था, इन्होंने अपनी मेहनत से बढ़ाया था। अब अगला जो वंशज आता है वो आता है पाल वंश। अगला जो वंश आता है पाल वंश। अब ये पाल वंश गोपाल ने एस्टेब्लिश किया था। किसने? गोपाल। कब? लगभग 750 सी में, 750 कॉमन एरा के आसपास गोपाल ने पाल वंश को स्थापित किया। ही बिल्ड हिज कैपिटल। और उसने अपनी जो राजधानी बनाई वो बनाई पाटलिपुत्र। क्या बनाई? पाटलिपुत्र। ही कॉन्क्वायर्ड द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। उसने पूर्वी भारत और उत्तरी भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी एरिया उसने जीते भी।
एंड रूल्ड देयर, और लगभग 9th सेंचुरी के मिडिल तक उसने किया। अब यहाँ पर आप देखो, एक तरफ प्रतिहार की बात हो रही है, एक तरफ राष्ट्रकूट की बात हो रही है। राष्ट्रकूट का हमने पढ़ा कि राष्ट्रकूट ने दक्कन में लगभग 10वीं शताब्दी के अंत तक राज किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि पाल ने जो उसका राज्य था वो एक्चुअली ईस्टर्न, आपका मान लो कि बिहार के आसपास उसका स्थापित हुआ था राज्य, तो वहाँ से उसने लगभग 9वीं सदी के मिड तक राज्य किया था, अपना शासन चलाया था। द ग्रेटेस्ट किंग, अगर हम पाल डायनेस्टी, ये देखो पाल डायनेस्टी स्थापित किसने की थी? गोपाल ने की थी। लेकिन सबसे महान जो राजा हुआ था वो था धर्मपाल। अब धर्मपाल कौन था? गोपाल का बेटा। धर्मपाल कौन था? गोपाल का बेटा। वो सबसे महान राजा हुआ, बहुत तरक्की की, बहुत सफलता की, बहुत ज़्यादा फैलाया राज्य अपना। सम तिब्बतियन अकाउंट्स टेल अस, कुछ हमें जो तिब्बत के यहाँ पर लोग आए थे उन्होंने लिखा इनके बारे में, दैट द पाल्स वर पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज्म, कि जो ये पाल्स थे ना, जो पाल डायनेस्टी था, ये बुद्धिज्म के प्रेरक थे, ये बुद्ध को पूजते थे। धर्मपाल वाज द वन हु फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार, और धर्मपाल ही हैं जिन्होंने बिहार में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी बिहार में, उसको स्थापना किसने की थी? तो आप बता दोगे कि उसकी स्थापना की थी किसने? हमारे धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। द पाल्स हैड ट्रेड रिलेशंस विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मतलब कि दक्षिण पूर्वी एशियन कंट्रीज के साथ धर्मपाल ने, जो पाल डायनेस्टी थी, इन्होंने व्यापार भी किया है। देवपाल, अब पाल वंश का सबसे आखिरी शासक कौन था? देवपाल था। पाल वंश का सबसे आखिरी शासक कौन था? देवपाल था। और इसने अपने साम्राज्य को प्रयाग ज्योतिषपुर, जो अभी असम है, असम तक, उधर उड़ीसा के कुछ हिस्से तक, और जो नेपाल है उसके कुछ हिस्से तक फैला दिया था। किसने? देवपाल ने अपना साम्राज्य प्रयाग ज्योतिषपुर से लेकर जो असम है वहाँ से उड़ीसा का कुछ हिस्सा और नेपाल का कुछ हिस्सा यहाँ तक अपना साम्राज्य फैला दिया था। पाल डायनेस्टी बिगन टू डिक्लाइन आफ्टर हिज डेथ, और देवपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश का पतन होना शुरू हो गया था। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राइपार्टाइट क्या होता है? जो तीन पार्टियों के बीच में संघर्ष हो, जो तीन पार्टाइट मतलब तीन पार्टियों के बीच में जो संघर्ष होगा उसको हम कहते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। अब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी ये डायनेस्टी हमने पढ़ी, पाल पढ़ी, राष्ट्रकूट पढ़ी, प्रतिहार पढ़ी, इन तीनों के बारे में बात है, इन तीनों के बारे में बात है। और ये संघर्ष होता क्यों था? यह होता था सिर्फ कन्नौज के लिए। मैंने आपको क्या बताया कि एक टाइम में कन्नौज जिसके पास होती थी, ये मान लो कि वह राजा सबसे शक्तिशाली होता था और सब राजा उसके सामने छोटे माने जाते थे। तो इसीलिए ये तीनों जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों हमेशा लड़ाई करते रहते थे कन्नौज को जीतने के लिए, कन्नौज को जीतने के लिए। और ऐसा क्यों था? ये लोग कन्नौज को क्यों जीतना चाहते थे? उसका कारण है क्योंकि इसकी जो लोकेशन थी वो गंगा नदी के किनारे पर थी। उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी थी उसके किनारे पर यह स्थित थी। तो ये कारण था जिससे कि वो लोग हमेशा कन्नौज के लिए झगड़ते रहते थे, कन्नौज के लिए झगड़ते रहते थे। और जो ये स्ट्रगल था कन्नौज के लिए, इन तीनों का, किस किस का? आपके पाल्स, प्रतिहार और राष्ट्रकूट किंगडम का, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का, इसी स्ट्रगल को ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा गया है। 3 किंगडम्स फाउट फॉर मोर देन 2 सेंचुरीज, और लगभग 200 साल, 1 सेंचुरी 100 ईयर्स, सो लगभग 200 साल 780 से लेकर और 910 तक ये लड़ाई चलती रही, ये स्ट्रगल चलता रहा। ठीक है।
आइए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ खास चीज़ जो मैंने आपको बताया कि जो राजपूत थे वो अपने आप को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी मानते थे। इसी में वो अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करते रहते थे। अब राजपूतों के बारे में एक आदत बताई गई है कि ये मीट खाते थे। हाँ, गाय का नहीं खाते थे, जहाँ बीफ नहीं खाते थे, बट इनके मीट खाने की आदत या जो बाकी और इनके ट्रेड्स थे वो सब बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये फॉरेन ओरिजिन से बिलोंग करते थे, कि किसी विदेशी जगह से इनका संबंध बताया, मतलब सोच सकते हैं कि ऐसा है। सबको तो नहीं होता बट सोच सकते हैं। बट चलो नेक्स्ट द चौहान्स। अब चौहान की बात आती है, जो हमने बताया कि चाहमानाज को भी चौहान कहते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट किंगडम वाज दैट ऑफ चाहमानाज, जिसको बाद में चौहान्स कहने लगे। दे रूल्ड ओवर द रिलीजन। वे किस रीजन पर रूल करते थे? दिल्ली और अजमेर में और उसके आसपास को जो इलाका था वहाँ पर राज किया करते थे। सबसे फेमस रूलर जो हुए हैं चौहान डायनेस्टी के, वो हुए हैं पृथ्वीराज चौहान। आपने नाम सुना भी होगा, पृथ्वीराज चौहान और महमूद गजनी। ठीक है, इन्होंने वहाँ पर राज किया लगभग 1168 CE से 1192 CE तक। हिज ग्रेट मिलिट्री अचीवमेंट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड। अब इनकी जो बायोग्राफी है, इनके बारे में जो किताब लिखी गई है वो पृथ्वीराज रासो उसका नाम है। मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया भी था पृथ्वीराज रासो के बारे में। ठीक है, तो और ये लिखी कितने थी ये आपको पता होना चाहिए। ये नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि पृथ्वीराज रासो के जो राइटर थे वो कौन थे, क्योंकि मैंने आपको ये बताया और जब बताया तो इसका मतलब आपने ध्यान से पढ़ा भी होगा, और ध्यान से अगर पढ़ा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो कौन है। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। इट वाज रिटन बाय, देखो चंदबरदाइस ने बता दिया। ही ब्रेवली फॉट, उन्होंने महमूद गोरी से बड़ा डटकर सामना किया था। पहला युद्ध, अब आप ये देखो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था और दोनों तराइन में हुए थे। पहला 1191 में हुआ था जो पृथ्वीराज जीत गए थे और गोरी हार गया था। लेकिन अगले ही साल 1192 में दूसरा युद्ध हुआ इन दोनों के बीच, लेकिन इस बार दुर्भाग्यवश महमूद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, और यहीं पर चौहान डायनेस्टी का अंत हो गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ पूरा कहानी बताई गई है आपको चौहान के बारे में कि पृथ्वीराज चौहान किल्ड गोरी विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड चंदबरदाई। मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान की इतनी बुरी हालत कर दी थी। ये बताया जाता है कि जो मोहम्मद गोरी था उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया और हरा कर अपने साथ कैदी बनाकर ले गया, और वहाँ पे उसका दोस्त चंदबरदाई भी था। आफ्टर बीइंग कैप्चर्ड, पृथ्वीराज चौहान फार्म्ड स्किल ऑफ द हिटिंग द टारगेट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ साउंड केम हैंडी। ही इज़ बिलीव्ड टू हैव किल्ड मोहम्मद गोरी विद शब्दभेदी बाण। आफ्टर किलिंग गोरी, पृथ्वीराज and Chandbardai killed each other. There is no historical evidence to support this claim. ऐसा बताया जाता है, वैसे कोई इसका पुख्ता सबूत तो नहीं है, कि चंदबरदाई की मदद से मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण से मार गिराया था। शब्दभेदी मतलब उसमें उसका इतना पक्का था निशाना कि अगर कहीं से आवाज़ आ रही है तो उस आवाज़ को सुनकर ही वह तीर चलाकर उसको मार सकता था। और तो इसी चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं ये माना जाता है, कोई सबूत नहीं है, कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मार दिया और उसके बाद उन दोनों ने अपने आप को आपस में मार लिया और वे दोनों वहीं से समाप्त हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक केस स्टडी दी हुई है जो चोला किंगडम के बारे में है, कि किंगडम ऑफ साउथ, ये भी दक्षिण का ही राज्य था, दक्षिण में इसका साम्राज्य फैला था। चोला, द चोलाज वर ए पावरफुल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वंशज की बात हम करेंगे। दे रूल्ड बिटवीन 1st and 3rd सेंचुरी। पहली
और तीसरी सेंचुरी में इन्होंने राज किया। आफ्टर डिक्लाइनिंग फॉर सम सेंचुरीज, और कुछ शताब्दी तक इनका कोई नाम निशान नहीं था, कोई इनको पूछता नहीं था, इनका कहीं कोई वजूद नहीं था। द चोलास अब दोबारा उठने शुरू हुए, दोबारा ताकत में आए, दोबारा शक्ति में आने लगे। कब? 9th सेंचुरी के बीच में, लगभग 850 के आसपास आते आते यह दोबारा नाम गूंजना शुरू हो गया। चोला किंगडम फिर से मजबूत होना शुरू हो गया। दे इमर्ज टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट डायनेस्टी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और जब ये इस बार उभरा तो भारत के सभी वंशज में एक सबसे बुद्धिशाली वंशज के तौर पर यह सामने आया। फॉर द नेक्स्ट 400 ईयर्स, और फिर उसके बाद के 400 साल इन्होंने साउथ इंडिया पे बड़ी अच्छी कमांड बनाई, बड़ा अच्छा राज्य स्थापित किया, बहुत मेहनत इन्होंने वहाँ पर की। दिस पीरियड इज रिफर्ड टू एज द क्लासिकल एज ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री। अब जो ये टाइम था भाई, जो 400 साल थे, जो चोला ने अपने आप को बनाया था, एक वजूद बनाया था अपना, इस समय को कहा जाता है क्लासिकल एज ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री। क्या कहा जाता है? क्लासिकल एज ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री। विजयालय वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, और जो चोला डायनेस्टी के हम कहें कि भाई इनको जिसने स्थापित किया था, जिसने इसको फाउंडर थे, कौन थे? मिस्टर विजयालय राजा साहब थे, जिन्होंने इसको स्थापित किया था दोबारा। ही बिल्ड हिज कैपिटल, और इन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि मंदिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर वहाँ पर देखने को मिलेगी, इसलिए इसको कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। द सक्सेसर ऑफ विजयालय कॉन्क्वर्ड द नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर। अब विजयालय के बाद जो इनके पुत्र हुए, फिर उनके पुत्र हुए, इस तरह जो इनके वंश चलता रहा, इन्होंने आसपास का काफ़ी क्षेत्र था जिस पर इन्होंने काबू कर लिया था, वहाँ पर इनकी हुकूमत चलने लगी, इनका अधिकार वहाँ पर हो गया, और वो एक बहुत बड़ी मात्रा में बहुत दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र था। ठीक है, अब इसके साथ जो यहाँ पर बात होती है राज चोल। अब ये चोल वंशज, चोल जो आपका कुल है उसी के वंशज हैं। अब इनको सबसे पावरफुल रूलर कहा गया है। चोल डायनेस्टी का स्थापित किसने किया था? फाउंडर थे उसके विजयालय। लेकिन राज चोल प्रथम, आगे फर्स्ट भी लिखा हुआ है, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक हुए हैं, और इन्होंने 985 से लेकर 1016 तक शासन किया है। ही डिफीटेड द चालुक्याज ऑफ कल्याणी, इन्होंने कल्याणी के चालुक्या को हराया, कल्याणी जगह है, पांड्यास को हराया, चेरा को हराया, और वेंगी ये सब क्या है? एक समुदाय थे, इन सब के साथ युद्ध हुआ और इन सबको इन्होंने हरा दिया। ही ऑल्सो कंट्रोल द आइलैंड लाइक द लक्षद्वीप, जो अब लक्षद्वीप आप कहते हैं, उस समय लक्षद्वीप कहते थे, तो उस आइलैंड तक भी और मालदीव तक इन्होंने अपना परचम लहराया था। इन्होंने अपना परचम कहाँ तक लहराया? लक्षद्वीप आइलैंड तक और मालदीव तक इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। ही इंट्रोड्यूस 2 इम्पोर्टेंट फीचर्स, और इन्होंने 2 सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, 2 सबसे खास कदम इनके जो डायनेस्टी थी, कुल था, उसने अपनाए थे। क्या? पहला था नेवी क्या होती है? नेवी होती है जो जल सेना होती है, पानी की सेना, वो इन्होंने इस्तेमाल की शुरुआत की। और सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब एक जैसे कि आपके यहाँ पर है, क्या है आपके यहाँ पर कि भाई सबसे ऊपर केंद्र है, फिर राज्य सरकार है, फिर जिला, फिर गांव, शहर, फिर मोहल्ला, इस तरीके से इन्होंने भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा किया। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक लोकल जगह की स्थानीय जगह पर खुद का ही प्रशासन होना, खुद की सरकार होनी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द पावरफुल चोला नेवी, भाई जब नेवी की स्थापना की तो उसके फाउंडर भी यही है। राज वाज ए ग्रेट बिल्डर, बहुत अच्छे बिल्डर थे। बिल्डर क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे मंदिर बनवाए, जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल। कैसा? बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। कहाँ पर? तंजौर में, जिसको अब तंजावुर कहते हैं, जो फिलहाल का तंजावुर है, और तंजावुर को तंजौर कहा जाता था। और भगवान शिव के समर्पण में एक मंदिर बनवाया गया, जिसको नाम दिया बृहदेश्वर टेम्पल। और ये बृहदेश्वर टेम्पल जो बनवाया था, ये राज प्रथम जो फर्स्ट है उन्होंने बनवाया था। फिर आता राजेंद्र चोल फर्स्ट, अभी राज थे, अब ये राजेंद्र चोल फर्स्ट है। इन्होंने
क्या क्या किया, ये राजराज चोल के पुत्र थे, इन्होंने 1014 से लेकर 1044 तक शासन किया। टुक द चोला एम्पायर टू ग्रेट हाइट, इन्होंने राजराज से भी ऊपर ज़्यादा सफलता इन्होंने प्राप्त की। ही कंटिन्यूड हिज फादर्स पॉलिसीज़, और जो इनके पिताजी ने राजराज चोल ने जो पॉलिसीज़ बनाई थी, इन्होंने उनको बड़े अच्छे से संभाला और उसको जारी रखा। एंड रेडेड द गंगा वैली, और गंगा वैली पर रेड किया। श्रीलंका, कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया वाइल डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशंस, और इन सब की विजय के लिए इन्होंने नेवी का और ज़्यादा मजबूती से इस्तेमाल किया। श्रीलंका पर इन्होंने विजय प्राप्त की, गंगा घाटी पर विजय प्राप्त की, साउथ ईस्ट एशिया की और भी कंट्रीज़ हैं उन पर विजय प्राप्त की, किसकी मदद से, नेवी की मदद से। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा, उन्हें गंगईकोंडा का टाइटल दिया गया। और फाउंडेड ए न्यू कैपिटल, इन्होंने नई राजधानी बनाई गंगईकोंडा चोलापुरम, गंगईकोंडा चोलपुरम नाम से इन्होंने एक नई राजधानी की स्थापना की। अब कुछ मंदिर हैं जो चोल साम्राज्य ने बनवाए हैं, उनका भी जिक्र यहाँ पर है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्या स्टाइल ये यूज़ करते थे, उसका मेन फीचर क्या होता था, वो सब चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे मंदिरों के बारे में। ठीक है, आइए। अब टेम्पल्स, द चोला वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, भाई कला के बहुत दीवाने थे, कला और कलाकृति के बहुत बड़े दीवाने थे। दे मेक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर बाय बिल्डिंग सेवरल टेम्पल्स ड्यूरिंग देयर रीजन, अपने शासनकाल के समय, अपने शासनकाल में उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारी आर्किटेक्चर में उन्होंने अपनी हुनर दिखाया। द ग्लोरियस टेम्पल, तंजावुर का और गंगईकोंडा का मंदिर है जो कि राजराज चोल और राजेंद्र चोल के द्वारा बनाया गया है, उसमें कुछ खास बात है वो समझिए। पहला जो मंदिर द्रविडियन स्टाइल में है, द्रविडियन स्टाइल होता है जो साउथ इंडियन स्टाइल होता है, द्रविडियन स्टाइल होता है साउथ इंडियन में एक अलग ही तरह का एक स्ट्रक्चर तैयार की जाती है और वो जो स्ट्रक्चर होती है उसको द्रविडियन स्टाइल कहते हैं। फिर चीफ फीचर क्या है, विमान और द टावर, इनमें टावर होता है, क्या होता है, टावर, और वो टावर क्या कहते हैं, उसको विमान कहते हैं। विमान किसको कहते हैं, जो टावर मंदिरों में बनता है उसको कहते हैं विमान। ठीक है, नेक्स्ट है गोपुरम और गेटवेज, जो मंदिरों के दरवाजे होते हैं वो बहुत अच्छे से सुसज्जित किए जाते हैं, ऑर्नामेंट से, मतलब कि हीरे जवाहरात से सजाए जाते हैं या जाते थे, और उस गेटवे को, उस दरवाजे को कहते थे गोपुरम। क्या कहते थे, गोपुरम। यहाँ पर आपको मैंने 3 टर्म्स बताई हैं, इन 3 टर्म्स को आप याद रखिएगा। एक तो जो साउथ में जो मंदिर बनते हैं वो द्रविडियन स्टाइल में बनते हैं, दूसरा जो उनमें एक टावर होता है उस टावर को विमान कहते हैं, और तीसरा जो गेटवे, जो गेट होते हैं जो बहुत अच्छे सजाए जाते हैं उनको गोपुरम कहते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल में जो विमान है वो लगभग 5 मीटर ऊंचा है और ये एक स्क्वायर शेप में बना हुआ है, 3 मंजिला है। इट इज़ क्राउन्ड बाय ए सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट, और जो इसके ऊपर है वो एक सिंगल ब्लॉक है, ग्रेनाइट का एक ही पत्थर है जो कि 7.5 मीटर ऊंचा है। क्या है, 7.5 मीटर ऊंचा, और 80 टन का वजन है, उसमें 80 टन का वजन है। आइए आपको दिखा देता हूँ एक बार, देख के अच्छे समझ में आएगा। ये आप देखो बेटा, ये है आपका, ये जो एक टावर की बात हो रही है ना, जो आपके विमान की बात है वो ये विमान है, और जो इसमें ऊपर की बताई गई है 7.5 मीटर, कितनी, 7.5 मीटर हाइट है और 80 टन का है, और ये अकेला पत्थर है। ये देखो यहाँ तक पहुँचाया कैसे गया होगा, ये देखो बेटा, उस समय में जब कोई क्रेन नहीं थी, मशीन नहीं थी, तो यहाँ पहुँचाया कैसे गया होगा, ये बात सोचो। ठीक है ना। इन द बृहदेश्वर टेम्पल, ये हो चुका द टेम्पल्स ऑफ दिस पीरियड इमर्ज्ड एज द सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब जो इस समय में जो ये मंदिर होते थे, ये समाज के स्तर पे, संस्कृति के स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे एक इंस्टीट्यूट का काम करते थे, एक संस्था का काम करते थे। द विलेज असेंबली इनवेरिएबली हेल्ड इट्स मीटिंग इन द टेम्पल, मंडप और द हॉल। एक वर्ड और आ गया आपका, मंडप। मंडप बोलते हैं जो हॉल होता है। मंडप किसको बोलते हैं बेटा, जो आपका हॉल होता है उसको बोलते हैं मंडप। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भूल मत जाना बेटा। नेक्स्ट,
द टेम्प अब जो गांव की सभाएं होती थी, मान लो गांव है, गांव में सभा होने, भाई इकट्ठा होना है, बात करनी है किसी मुद्दे पर, तो वो मंदिर में जाते थे, वहाँ का जो हॉल होता था, मंडप होता था, वहाँ पे बैठते थे और बातें करते थे। द टेम्पल्स वर ऑल्सो गिवन लैंड बाय द रूलर्स एज वेल एज बाय द अदर रिच पीपल। अब मंदिर को जगह कहाँ से मिलती थी, चलो मंदिर बनाने हैं ठीक है, जगह कौन देता था, भाई ये तो राजा देते थे, जो राजा होते थे ये तो वो जगह देते थे मंदिर के लिए कि भाई यहाँ बनाओ, या जो अमीर लोग थे और राजा से अलग, वो भी इसमें अपना योगदान किया करते थे। द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड वाज यूज्ड टू फीड द पीपल हु वर्कड एंड लिव्ड एट द टेम्पल्स। और मंदिर के आसपास जगह होती थी, उसमें फसलें उगाई जाती थी और उन फसलों का इस्तेमाल वो लोग करते थे जो मंदिर में काम करते थे या मंदिर में रहते थे। मैनी कल्चरल एक्टिविटीज़, बहुत सारी सांस्कृतिक क्रियाक्रम होते थे, मान लो म्यूजिक और डांस, नृत्य हो गया या कुछ इंस्ट्रूमेंटल बजा दिया, आल्सो प्रोस्पर्ड इन दीज टेम्पल्स। और ये सब काम भी इन मंदिरों में होते थे और इससे मंदिर में कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल बनता था। भरतनाट्यम, अ साउथ इंडियन डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड हियर। जो भरतनाट्यम आप आज सुनते हैं कि भरतनाट्यम कला है, ये इसी समय से और यहीं से शुरुआत हुई है। मतलब कि हम कहें कि भरतनाट्यम जो इतनी अच्छी कला है, नृत्य है, उसका भी जो हमें सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, वो भी सब चोल की वजह से। जो ये चोला साम्राज्य थे, इन्होंने बहुत कुछ दिया है संस्कृति के मामले में, कला और संस्कृति के मामले में। Among us, the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive feature. जो ब्रोंज है उसकी जो इमेज बनाई जाती थी वो सबसे महत्वपूर्ण काम था इनका। The most renowned bronze image of this period is that नटराज और द डांसिंग शिवा। आपने नटराज की इमेज देखी होगी, बेटा, वो एक जो मतलब नाचते हुए सी एक इमेज बनी हुई है, एक पैर ऊपर रखा है और दोनों एक हाथ ऊपर है, एक आग नजरों पे, इस तरह की इमेज है। वो इमेज ब्रोंज से बनाई गई है। उनको हम ये भी कहते हैं कि वो डांसिंग शिवा, मतलब जो शिवा होते हैं, भगवान शिव हैं, वो डांस कर रहे हैं, उसको हम नटराज भी कहते हैं और डांसिंग शिवा की इमेज भी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जो प्रशासन कैसा है, भाई ये नियम और कानून कैसे बना के चलते थे वो बताया गया है, उसको आप समझो। तो वो होता था ऑर्गेनाइज, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज और प्रभावशाली होता था बेटा। राज हैड टेकन द चोला डायनेस्टी टू ग्रेट हाइट। जो राज चोला के प्रथम थे, उन्होंने इसको बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। अपनी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल, जो प्रशासनिक उनका हुनर था, उसको बहुत इस्तेमाल किया। द किंग वाज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल्ड विद द हेल्प ऑफ इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये जो शासन करते थे, राजा का आदेश होता था और सहयोग किसका होता था, जो इनके मंत्री परिषद होते थे। द चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स। अब देखो, जैसे मान लो भारत है, एक आपका क्या है, एक एम्पायर है, इंडिया एक एम्पायर है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। भारत है एक नेशनल, इसको बांट दिया गया किसमें, राज्यों में, मंडलम हो गए राज्य, ठीक। उसके बाद वलनाडुज, ये हो गए आपके जिले, राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। वलनाडुज में, मंडलम को वलनाडुज में बांटा, ये आपके हो गए जिले, और वलनाडुज को भी फिर नादुज में बांट दिया, मतलब कि किसमें, गांव में बांट दिया। द लास्ट टाउन्स फॉर्म्ड ए सेपरेट यूनिट कॉल्ड तनियोर। अब जो बड़े बड़े टाउन होते थे उनको छोटी छोटी यूनिट में बांट दिया। मान लो आपका शहर है शामली, ठीक है, शामली किस में बटा हुआ है, छोटे छोटे मोहल्लों में बटा हुआ है, तो जो छोटे यूनिट होते थे इनको कहते थे तनियोर। द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वाज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ विलेज असेंबलीज। अब जो प्रशासनिक काम होता था, ये कहीं ना कहीं विलेज असेंबलीज की मदद से, जिसको कि हम उर कहते हैं, सबसे छोटी सभा उर होती है, उसके बाद सभा, फिर नगरम, ठीक है, फिर नगरम। उर वाज द कॉमन विलेज असेंबली, भाई आम गांव की जो सभा होती थी उसको उर कहते हैं। सभा वाज द असेंबली ऑफ लर्नड मैन एंड, मतलब पढ़े लिखे लोग होते थे। भाई जो उर था वो लोकल थी, मतलब आम गांव के लोग थे। जो सभा होती थी वो पढ़े लिखे लोगों की सभा होती थी। सभा जो असेंबली, मतलब पढ़े लिखे लोग इकट्ठे होकर अपनी बात करते थे, उसको कहते थे सभा। और नगरम क्या था, जिसमें व्यापारी, मर्चेंट्स, आर्टिसंस, कलाकार, ये सब भाग लेते थे, वो आपकी होती थी नगरम। ईच विलेज हैड ए ट्रेजरी ऑफ इट्स ओन एंड अकाउंट्स वर मेंटेन्ड
मेटिकुलसली। हर एक गांव के पास भरपूर खजाना था, भरपूर खजाना था और भरपूर उनके पास अकाउंट्स था जो वे बड़े अच्छे से, बड़े तरीके से, बड़े सभ्य तरीके से उसको मेंटेन करते थे, उसको बचा कर रखते थे। अब बात आती है, ठीक है राज्य है, सब कुछ है, इन सब के बावजूद ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करते थे? ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करते थे? तो कैसे करते थे वो समझिए। द लैंड वाज सर्वेड एंड कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोडक्शन। क्या होता था? लैंड का सर्वे होता था, उसकी छानबीन होती थी, उसका टेस्ट होता था, और जब टेस्ट होता था तो उस टेस्ट के बिहाव पर भाई पता लगता था कि भाई यहाँ पर अच्छी फसल हो सकती है, यहाँ पर थोड़ी कम रह सकती है, यहाँ पर फसल होगी ही नहीं, तो वो उसके अकॉर्डिंग टैक्स अमाउंट बढ़ाते थे। भाई जिसके पास ज़्यादा होती वो ज़्यादा देगा। उन्होंने सिंपल सा बोल दिया कि हमें जो भी आप प्रोड्यूस करोगे उसका 1/3 आप किंग को दोगे, जो राजा है वो उसका 1/3 आप दोगे राजा को, जो आपने फसल उगाई है। भाई मान लो किसी ने अगर 10 क्विंटल उगाए तो उसका 1/3 जाएगा, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग। मान लो 100 क्विंटल उगाए तो उसका 1/3 जाएगा, तो 1/3 जाना है। अच्छा जी, अब इसमें क्या हुआ, वो तो कैश दे दे या उसका सामान दे दे। इन केस ऑफ फेलियर, अगर फसल ख़राब हो जाती थी सूखे की वजह से या ज़्यादा बारिश की वजह से, तो जो लैंड रेवेन्यू था उसमें छूट दे दी जाती थी, उसको छोड़ दिया जाता था। जो कर्ज था, ज़मीनी कर्ज, उसको छोड़ दिया जाता था। अदर टैक्सेस इंक्लूडेड प्रोफेशनल टैक्स एंड दोज ऑन ट्रेड, फॉरेस्ट, माइंस, इरिगेशन एंड सोल्ट। इसके अलावा ये तो थी कि इस पर फसल पे टैक्स था, इसके अलावा और भी टैक्स थे। मान लो आपके जो प्रोफेशन है, क्या प्रोफेशन है, उसका टैक्स था, व्यापार पर टैक्स था, जंगल पर जो माइन होती है उन पर, इरिगेशन सिंचाई पर, और सॉल्ट नमक पर, इन सब पर अलग टैक्स थे। ये था मतलब कहाँ से पैसा आता था। अब बात है लैंग्वेज और लिटरेचर, उस समय की भाषा और उस समय का साहित्य। साहित्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी समय के लिए, अगर हमें उसकी जानकारी लेनी है तो। लैंग्वेज एंड लिटरेचर आल्सो प्रोग्रेस्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द चोला रूल। दे एनकरेज द स्टडी ऑफ ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसफी, आर्ट एक्सेट्रा। अब आप ये देखो, चोला किंगडम के समय में बहुत सी चीज़ों ने तरक्की की, चाहे वो आपकी आर्ट हो, कला हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे ग्रामर हो, व्याकरण हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी जो आपके ये ग्रह होते हैं इनका ज्ञान हो, फिलोसफी चाहे वो आपके फिलोसफर हो। फिलोसफर क्या होते हैं, आप ये मानिए कि फिलोसफर जो होते हैं वो किसी विचारक होते हैं। क्या होते हैं? विचारक, जो विचार करते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो होते हैं फिलोसफी। इन सब ने बहुत तरक्की की थी चोला साम्राज्य के समय में। मैनी लिटरेरी एंड रिलीजियस वर्क्स वर ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत इनटू तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लैंग्वेज। बहुत सारे साहित्य थे भाई, मान लो धार्मिक किताब है, मैं गीता कहूँ, मैं महाभारत कहूँ, रामायण कहूँ, तो इन सब को संस्कृत से दूसरी भाषा में इनको बदला है, इनका ट्रांसलेशन किया है। मान लो तमिल में कर दिया, तेलुगु में कर दिया, कन्नड़ में कर दिया। अब क्या किसी ने, अगर हम एक उदाहरण दिया हुआ है कि कंबन एक तमिल पोएट थे, ये लिखा हुआ है एक तमिल पोएट थे, इन्होंने रामायण को तमिल भाषा में लिखा। पंपा, पोन्ना, रन्ना वर द 3 लेवल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। कन्नड़ लिटरेचर, कन्नड़ साहित्य है, उसके 3 लेवल हैं, 3 स्तर हैं। पहला है पंपा, फिर है पोन्ना, फिर है रन्ना, ठीक है। द चोला रूलर्स यूज्ड बोथ तमिल एंड संस्कृत इन देयर ऑफिशियल वर्क। और ये चोला जो साम्राज्य था, जो चोला शासक थे, ये अपने काम में संस्कृत भाषा का भी और तमिल भाषा का भी, दोनों ही भाषाओं का उपयोग करते थे। ऐसा नहीं है कि नहीं हम सिर्फ तमिल करेंगे, तो ये लोग तमिल को भी और संस्कृत को भी, दोनों का अच्छा उपयोग अपने कार्यों में किया करते थे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर 2 था। इसमें आप अगर कोई दिक्कत महसूस करते हैं आप पूछ सकते हैं, बट मैं आपसे कहूँगा कम से कम 2 बार इन वीडियो को देखना, उससे आपकी सारी क्वेरी सोल्व हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से नोट्स बनाना, कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव ए नाइस डे एंड एन्जॉय योर स्टडी।